तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और गुड मॉर्निंग सभी के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग। इससे पिछली वाली क्लास में जो हमने कंप्लीट किया था भारत शासन अधिनियम 1919 साइमन रिपोर्ट यानी साइमन कमीशन 1927। पिछली वाली अगर क्लास की बात करें तो पिछली वाली क्लास में हमने 1919 कवर किया था, भारत शासन अधिनियम 1919। उसके बाद साइमन रिपोर्ट, साइमन कमीशन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, नेहरू प्रस्ताव 1928, ये 1927, ये हम पिछली वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। और ये जो साइमन रिपोर्ट जो आई थी यहाँ पर, साइमन कमीशन जो बना था 1919 में, जो इसके कुछ सुधार की बात कर रहे थे कि 1919 का जो अधिनियम आया है इसकी जांच के लिए 10 साल के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा कि 1919 के अधिनियम में क्या क्या कमी रह गई हैं या क्या क्या कमी, ठीक है, क्या ऐसी क्या कमियां रह गई जो भारतीयों के अधिकारों की बात यहाँ पर आ चुकी थी। ठीक है, और यहाँ पे यानी भारत शासन अधिनियम उनकी ऐसी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाया था। इसके एवज में 10 साल बाद, कितने 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाना था, एक कमीशन का गठन किया जाना था जिसका नाम था साइमन कमीशन। बाद में गठन हुआ था इसका, 2 साल पहले इसको बना दिया था, 1927 में इसका गठन कर दिया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1927 को इसका गठन कर दिया गया। और गठन होने के बाद 2 साल पहले इसका गठन कर दिया गया। उसके बाद ये यहाँ पर पहुँचा था 1928 में। 1928 में मुंबई उतरा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे 6 सदस्य, इसमें 7 सदस्य थे। टोटल सदस्य कितने थे? 7 सदस्यों का एक दल था ये। और इसके अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन साइमन थे। इस कारण इसको साइमन कमीशन कहा गया। 2 साल पहले यहाँ पर आ गया था, यानी 2 साल पहले इसको बना दिया था, 1 साल पहले यहाँ आ गया था। और 1928 में ये मुंबई के तट पर उतरा और मुंबई में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इसमें सभी लोग अंग्रेज़ थे, इस कारण इसका विरोध किया गया था। भारतीयों की ये मांग थी कि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, इसमें एक भारतीय को शामिल करना चाहिए था। यानी आप हमारे भारत की स्थिति परिस्थितियों को देखने के लिए आए हैं, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं, तो आप पहले भारतीयों से बात कीजिए, चर्चा करते, उसके बाद इस आयोग का गठन करते और इसमें कम से कम भारतीयों को कुछ भारतीयों को तो शामिल करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इस कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। अब इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी 1930 में। 1930 में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? श्वेत पत्र के नाम से। ठीक है, श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है उस रिपोर्ट को। और इस श्वेत पत्र के रिपोर्ट को एक कमेटी को सौंप दिया गया था और उस कमेटी के द्वारा, उस कमेटी के एवज में ही, उस कमेटी की कुछ सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पास किया गया। वही विधेयक आगे जाकर के कहलाया भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ, नहीं समझ में आया हो तो देखिए। साइमन कमीशन का गठन किया था 1927 में। 1928 में ये भारत आया और 1930 में इसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसे श्वेत पत्र के नाम से कहा गया। इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है क्योंकि सभी लोग इसमें अंग्रेज़ थे, इस कारण इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। 1930 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की। ठीक है, 1930 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट का जो एनालिसिस किया था एक कमेटी ने किया था। ठीक है, इस रिपोर्ट को सेलेक्ट कमेटी ने इस रिपोर्ट को, ठीक है, इस पर प्रस्ताव पर सुझाव दिए। और सेलेक्ट कमेटी, क्या नाम था उसका? सेलेक्ट कमेटी। तो सेलेक्ट कमेटी ने इस रिपोर्ट पर कुछ सुझाव दिए और सुझाव के साथ ब्रिटिश संसद में एक बिल पास हुआ, एक विधेयक पास हुआ। वही विधेयक आगे जाके कहलाया क्या? भारत शासन अधिनियम 1935। अब भारत शासन अधिनियम 1935 में कुछ बातें थीं, कुछ सरकारों का गठन किया गया था, कुछ विधानसभा का गठन किया गया था। ये बहुत बड़ा, ठीक है, इसका जो दायरा था बहुत ज़्यादा था और महत्वपूर्ण भी था। 1909 के बाद 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1909 के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लगभग कम से कम 70% भाग इसका आज भी वर्तमान में हम भारतीय संविधान में देख सकते हैं, क्योंकि 70% जो प्रावधान लिए गए हैं वो भारतीय संविधान में वो इसी से लिए गए हैं।
कुल अनुच्छेदों की बात करें तो इसमें कुल अनुच्छेद 321 और अनुसूचियों की बात करें तो इनमें 10 अनुसूचियाँ थीं। हम वर्तमान में अगर भारत की बात करें, भारत के संविधान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में हम बात करें भारतीय संविधान की, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 465 अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करी गई है। 445 के में कहीं कहीं चर्चा करी गई है कि 445 में अनुच्छेद हैं। 465 अनुच्छेदों के बारे में उल्लेख किया गया है। और जो लागू हैं वर्तमान में कितने अनुच्छेद लागू हैं? 395। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो 395 अनुच्छेद लागू हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में, और 25 भाग हैं। पहले 22 भाग थे, 3 भाग बढ़ चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं। लेकिन इसका जो दायरा था, कुल अनुच्छेदों की बात करें 321, अनुसूचियों की बात करें 10, इसमें 14 भाग थे। और इसे लागू कब किया गया था? 4 अगस्त 1935 को इसको लागू कर दिया गया था, यानी ब्रिटिश संसद की इसकी अनुमति मिल गई थी। तो 4 अगस्त 1935 को इसे लागू कर दिया गया था, 4 अगस्त 1935। ठीक है, चलिए इसकी बात करें आगे। तो 4 अगस्त 1935 को इसे ब्रिटिश सरकार की अनुमति मिली। किसको मिली थी? भारत शासन अधिनियम 1935 को। वर्तमान भारतीय संघ का 70%, देखिए मैंने बताया था कि इसका 70% भाग भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में चालू है। ठीक है, प्रावधान यहीं से लिया गया था। जब भारतीय संविधान बना था तो लगभग 70% प्रावधान इसी पर आधारित है। इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी गई थी। देखिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना का इसमें प्रावधान आया। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना के प्रावधान में इन्होंने कहा कि ये किससे मिलकर बनेगी। इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे। अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना की जा रही थी, इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी प्रांत तथा देसी रियासतों जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी, देसी रियासतें जिन पे जो ब्रिटिशों के नियंत्रणों से स्वतंत्र थी, लेकिन अभी भी उनके अंडर में थी। वैसा देखा जाए तो काम तो वही करती थी जो अंग्रेज़ कहते थे। इनको मिलाकर के अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान लाया गया। बात क्या हुआ था कि ये दोनों तो शामिल हो गई, क्योंकि इनका तो होना ज़रूरी था, क्योंकि अंग्रेज़ों के अंडर में थी, ये भी इनका भी होना ज़रूरी था। लेकिन इनके लिए स्वतंत्रता को छोड़ दिया कि ये स्वतंत्र हैं, ये अपनी मर्ज़ी से शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जो देसी रियासतें थीं। बाद में इन्होंने मिलने से मना कर दिया और यह असफल हो गया। तो भारतीय अखिल संघ की स्थापना असफल हो गई। इसका जो प्रावधान था वो असफल हो गया, क्योंकि देसी रियासतों ने इनसे मिलने से मना कर दिया था, क्योंकि इनको मिला करके ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जा रही थी। बाद में देसी रियासतों ने मना कर दिया, उसके बाद यह असफल हो गया। ठीक है, असफल हो गया था यहाँ पर अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इसके बाद 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वतंत्रता को लागू कर दिया गया था, यानी प्रांतों में, ठीक है, परंतु प्रांतीय स्वतंत्रता को 1 अप्रैल 1937 से लागू कर दिया गया था। यानी प्रांतीय स्वतंत्रता जो थी, प्रांतीय स्वतंत्रता 1 अप्रैल 1935 से लागू कर दिया। ठीक है, और प्रांतीय स्वतंत्रता की मांग कहाँ करी गई थी? देखिए प्रांतीय स्वतंत्रता की जो मांग करी गई थी कि प्रांतीय स्वतंत्रता को केंद्र से अलग कर दिया जाए, यानी उन्हें समानता का दर्जा भी दिया जाए, उन्हें समान समझा जाए। ये जो इधर वाले प्रांत थे, यानी पूर्वोत्तर वाले प्रांत थे, पश्चिम और उत्तर वाले प्रांत जो थे, इनको स्वतंत्र माना जाए, समानता का दर्जा दिया जाए। इसके बारे में चर्चा गई थी 1928 में नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, कुछ अधिकार थे, अधिकार की बात करी गई थी, नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट पेश की थी 1928 में। 1928 में ये बना था, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में ही, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा पेश की गई थी। और उसी रिपोर्ट के तहत कुछ मांगें थीं, जैसे कि मौलिक अधिकार, केंद्र के कुछ अधिकार, उसके बाद प्रांतीय स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद प्रांतों को समान समझा जाए। कुछ बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जिनके बारे में नेहरू रिपोर्ट में चर्चा करी गई थी। इसी के एवज में जिन्ना 14 सूत्री मांग लेकर आए थे, इसके विरोध में ही लेकर आए थे वो भी। चलिए उसकी चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ तक हो गया, इसको मैं रेज कर देता हूँ साथ ही साथ। अब यहाँ पर क्या था, आगे अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अखिल भारतीय संघ हो गया, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब देखिए
1919 के तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। किसमें की गई थी? प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था, जबकि 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना करी गई थी। यहाँ पर प्रांत में जो द्वैत शासन की स्थापना करी थी, तो यहाँ पे इसकी शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, इसकी शक्तियों को दो भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब देखिए आरक्षित विषय कौन से होते थे और हस्तांतरित विषय कौन से थे। आरक्षित विषयों की अगर हम बात करें तो आरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, जनजातीय क्षेत्र तथा धार्मिक विषय जैसे अन्य और भी मामले आते थे। इसे हम किस में रखते थे? आरक्षित विषयों में रखते थे। ठीक है, तो आरक्षित विषय के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आरक्षित, यहाँ पर इनको दो भागों में बांट दिया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। अब देखो आरक्षित में कौन कौन से थे, तो आरक्षित में आपके प्रतिरक्षा था, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, ठीक है, धार्मिक मामले आदि विषय आते थे इसके अंतर्गत आरक्षित के। और इसका संचालन कौन करता था? इनका संचालन गवर्नर जनरल करता था। किसकी सहायता से? अपनी परिषद के सहायता से। अब ये किसके प्रति उत्तरदायी हो गया था? तो भारत का गवर्नर जनरल अब राज्य सचिव के एवज में ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी हो गया था। ठीक है, आरक्षित विषयों के साथ, यानी इसका जो इसका जो संचालन करता था आरक्षित विषयों का, जो गवर्नर जनरल होता था, वो जो ठीक है, इनका जो संचालन करता था वो अपनी परिषद की सहायता से करता था। और यह जो परिषद थी ठीक है, गवर्नर जनरल भी परिषद की सहायता से करता था। अपने कार्यों के लिए वह राज्य सचिव यानी भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी हो गया था। ठीक है, यानी ब्रिटिश सरकार के प्रति वो उत्तरदायी हो गया। अगर नेक्स्ट की बात करें हस्तांतरित विषयों की, तो हस्तांतरित विषयों में इसका प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता था। और अब वह इसके क्या था, देखिए वह अपनी मंत्री परिषद की सहायता से हस्तांतरित विषयों का संचालन करता था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति नहीं बल्कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। अब ये ब्रिटिश संसद के प्रति नहीं थी, जो हस्तांतरित विषय होते थे ये जो किसके प्रति उत्तरदायी थे? ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे, विधानसभा। और गवर्नर जनरल इनका जो संचालन करता था वो किसकी सहायता से? तो सहायता ली जाती थी इसमें मंत्री परिषद की, सहायता मंत्री परिषद की। किसकी? मंत्री परिषद। तो ये मंत्री परिषद की सहायता लेते थे, यानी इसमें जब गवर्नर जनरल इनका संचालन करता था हस्तांतरित विषयों का, तो इनका संचालन करने के लिए उसे मंत्री परिषद की सहायता लेनी होती थी। और ये किसके प्रति उत्तरदायी थे? ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी न होकर ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। विधानसभा उस समय पे निम्न सदन माना जाता था, वर्तमान में आप इसे लोकसभा, इसकी तुलना आप लोकसभा से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये इसके प्रति उत्तरदायी थे। लेकिन आरक्षित विषयों का जो हस्तांतरण होता था, आरक्षित विषयों का जो संचालन होता था ये मंत्री परिषद की सहायता से करते थे, परिषद की सहायता से इनका संचालन करते थे। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों का संचालन करते समय ये किसके प्रति उत्तरदायी होता था? ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होता था। और इसकी सहायता यानी ये किसके एवज में होता था ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी? भारत सचिव के प्रति। ठीक है, भारत सचिव इनके बीच की कड़ी थी, तो उसके एवज में ये क्या करते थे? ये जो था ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब यहाँ पर केंद्र इसी अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, तो इसके लिए 3 सूची लागू की गई। 3 सूची यानी 3 सूचियों का इसमें निर्माण किया गया था। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची की बात करें तो केंद्र सूची में उस समय पर कितने विषय थे? यानी 59 विषय केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते थे। 54 विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते थे। मैं यहाँ पर नोट भी कर देता हूँ इसके अंतर्गत कितने विषय आते थे उस समय पे। तो सूचियों की बात करें, यहाँ पर इन सूचियों की बात करें तो केंद्र सूची के अंतर्गत 59 विषय आते थे। कितने विषय आते थे? भारत शासन अधिनियम के तहत 59 विषय इसको दिए गए थे, 54 विषय इसको दिए गए थे। और समवर्ती सूची में जो इनके विषय की जब बात की गई थी, इनके विषयों की चर्चा की गई थी, तो इसके विषय के अंतर्गत 39 विषय आते थे। यानी आपके राज्य समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय आते थे?
39 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। 3 सूचियों का निर्माण किया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखिए समवर्ती सूची जो था, समवर्ती सूची तो होती है, देखिए केंद्र सूची क्या होती है, केंद्र सूची बोलते हैं इसे, केंद्र सूची। ठीक है, संघ सूची भी कहते हैं इसे, केंद्र सूची को संघ सूची भी कहते हैं। यानी इनमें इनके ये जो मामले होते थे, इन पर केवल कानून बनाने का जो अधिकार होता था वो केवल केंद्र के पास होता था। राज्य सूची, ठीक है, प्रांतीय सूची बोलते हैं इसे, प्रांतीय सूची, क्योंकि केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था, तो यहाँ पर राज्य सूची, प्रांतीय सूची भी कहते हैं। 54 विषय थे इसके अंतर्गत, और इन पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो केवल प्रांतों का था। अब बात आती है समवर्ती सूची, यानी इसमें जो विषय आते थे, इसके अंतर्गत जो विषय आते थे, उनमें केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। अभी भी आप वर्तमान में देख सकते हो कि केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए कभी भी ऐसा मामला आ जाए कि राज्य सूची, समवर्ती सूची पर कानून बनाना है और राज्य सूची और प्रांत सूची यानी राज्य सूची और केंद्र सूची, केंद्र सरकार दोनों आमने सामने आ गई, तो पलड़ा हमेशा केंद्र सरकार का भारी रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि केंद्र सरकार इस पर ज़्यादातर फोकस करती है। ठीक है, इस पर सबसे ज़्यादा अधिकार जो होता है वो आपका केंद्र सरकार का होता है। यहाँ तक हो गया, चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं बात। ठीक है, प्रांतों में विधानसभाओं का गठन। प्रारंभ में 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया था और 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया था। अब ये द्विसदनीय विधानमंडल कौन कौन से थे, देखिए बात करें तो 1935 के अधिनियम के तहत 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानसभा का गठन किया गया था। अब ये कौन कौन से थे, देखिए पहला आता है बिहार। बिहार 6 प्रांतों में यहाँ पे आता है, पहला बिहार आता है। दूसरा आपका आता मुंबई, दूसरा मुंबई, तीसरा बंगाल, दूसरा मुंबई, तीसरा बंगाल, चौथा असम, ठीक है, चौथा असम, पांचवा मद्रास और छठा संयुक्त प्रांत। ठीक है, पांचवा मद्रास और छठा संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। तो इनमें सबसे पहले द्विसदनीय विधानसभा का गठन किया गया था, ये द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना 1934 के, ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी। इसका जो संचालन, ये जो काम करना इसने शुरू किया था वो 1 अक्टूबर 1937 से इसने काम करना शुरू किया। यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया था। यहाँ पे जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी पहले जो दी जाती थी, सबसे पहले जो बात करी गई थी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के बारे में, सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्र का जो दायरा सबसे पहले शुरू किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। ठीक है, मार्लियामेंटो सुधार के तहत, उसे मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। वहाँ पर सबसे पहले 1909 में सबसे पहले सांप्रदायिकता निर्वाचन के आधार पर पद्धति दी गई थी। तो 1909 के तहत सबसे पहले मुस्लिमों को पृथक कर दिया गया था, निर्वाचन पद्धति से अलग कर दिया गया, इनके लिए अलग से निर्वाचन पद्धति दी। अब इसमें क्या था, देखिए इसमें क्या था कि मुस्लिम कैंडिडेटों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही करेंगे, यानी जो मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं जितने भी चुनाव के लिए वो खड़े होंगे उनमें केवल वोटिंग का अधिकार केवल मुस्लिमों के लिए होगा। बाद में 1919 में इसके दायरे को और बढ़ा दिया गया था। यहाँ पर ईसाई, ठीक है, ईसाई और आपके कुछ और भी थे, उनको भी अधिकार दे दिया गया था 1919 के तहत। लेकिन यहाँ कर 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसके दायरे को और बढ़ा दिया गया था। अब इसमें ईसाई और ज़्यादा स्तर पर, ठीक है, मिशनरी जो ईसाई थे, ठीक है, ईसाई, उसके साथ साथ इनका जो दायरा बढ़ा करके इतना कर दिया कि अब यहाँ पर हरिजनों को भी अलग से निर्वाचन पद्धति दे दी। ठीक है, जो यहाँ पर 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा करी गई थी उस समय पे, तो उसी समय पे अब इनको क्या करा था, यहाँ से अलग निर्वाचन पद्धति की और ज़्यादा इसको विस्तार कर दिया गया था। भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया था, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम
1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। जो भारत परिषद होती थी, ठीक है, जो भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया था, इस परिषद को अब यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। आगे अगर हम नेक्स्ट की चर्चा करें तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो 1937 में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुए और 1937 में सबसे पहले विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और इनमें 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। कितने प्रांतों में चुनाव हुए थे? 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिनमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। ठीक है, 2 में उसने मिलीजुली सरकार बनाई थी, तो 6 और 2 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि 3 प्रांतों में अन्य की सरकार थी। यहाँ पर मुस्लिम लीग के भी कैंडिडेट खड़े हुए थे, उसमें से बहुत लोग जीते थे वो भी। तो यहाँ पर तभी से ही मुस्लिमों को ये लगने लगा कि ये अब हमारा देश नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लोगों को कम चुना गया था, जबकि जितने उसने कैंडिडेट खड़े किए थे तो उसमें बाकी जो कमी रही थी इनकी 1946 में जब उसके लिए संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे तो उसमें भी मुस्लिमों ने पूरा अपने लिए अलग से संविधान सभा का गठन की मांग कर दी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपके जो भारत के विभाजन का महत्वपूर्ण कारण भी हो सकता है, माना जा सकता है यहाँ पे 1937 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को तो पूर्ण बहुमत मिल चुका था। ठीक है, 2 प्रांतों में उसने मिलीजुली सरकार बनाई थी, तो 2 प्रांतों में इन्होंने मिलीजुली सरकार बनाई। अब बात करें जैसे कि इसमें, अब देखिए कांग्रेस को 6 प्रांतों में कहाँ से पूर्ण बहुमत मिला। पहला था मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत और मुंबई। ठीक है, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, जो 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 6 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कौन सा था? एक तो था मध्य प्रांत, उड़ीसा, ठीक है, नंबर 3 मुंबई, ठीक है, बम्बई भी लिख सकते, बम्बई लिख देता हूँ मुझे। ठीक है, मुंबई, और आपके संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत, उड़ीसा, मुंबई, मद्रास। ठीक है, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत। मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत, इनमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि 2 में इन्होंने मिलीजुली सरकार बनाई थी। ठीक है, गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो कुल मिलाकर के इसको बात करी जाए तो कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बना ली थी। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में से कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। और जो मिलीजुली सरकार की अगर हम बात करें तो मिलीजुली सरकार में इसने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा असम में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई थी। किसमें? असम की बात करें तो असम, एक तो था इसमें असम, दूसरा था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी। यहाँ पे जो सरकार बनी थी पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की जीत हुई थी। तो कुल मिलाकर के 11 प्रांतों में, ठीक है, 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी। 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से थी, 2 में उसने मिलीजुली सरकार बनाई। और मिलीजुली सरकार किसने बनाई थी? तो कांग्रेस ने असम के साथ, ठीक है, और कांग्रेस ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों के साथ भी मिलीजुली सरकार बनाई। यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना 1934 के रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत, यानी 1934 में सबसे पहले कि देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी, जिसे आप रिजर्व बैंक भी कहते हो, रिजर्व बैंक, आरबीआई की स्थापना इसी अधिनियम के तहत आई थी। इससे पहले एक रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया था 1934 में। 1934 में रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1949 में, यानी भारतीय आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 में किया गया था। 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत, 1934 के रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत
राष्ट्रीयकरण की बात करें, इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, याद रखना। बाकी जब डिटेल क्लास चलेगी और यानी जब इकोनॉमिक्स की क्लास आएगी तो उसमें सब कुछ हो जाएगा। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति प्रदान कर दी गई थी। तो गवर्नर जनरल जो होता था इसको वीटो शक्ति भी प्रदान कर दी गई थी। अब देखिए वीटो शक्ति के अलावा यानी इसमें इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अभियुक्तों को क्षमा करने, राज्य परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने तथा उपाधियां देने के साथ साथ कुछ और अन्य अधिकार भी दिए गए थे। तो गवर्नर को इस अधिनियम के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसको कुछ शक्तियां दी गई थी, जैसे अभियुक्तों को नियुक्त करने, अभियुक्तों को क्षमा करने, राज्य परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने तथा राज्य परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने तथा उपाधियां देने के लिए भी इसकी कुछ शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। यहाँ पर कुछ शक्तियाँ दी गई थी इसे। इसके साथ साथ ही इसे आपातकाल की घोषणा करके गवर्नर जनरल 6 माह के लिए केंद्र सरकार के सभी कार्यों को अपने हाथ में ले सकता था। मान लीजिए देश यहाँ पे आपातकाल लग गया तो गवर्नर जनरल को इतनी पावर थी कि गवर्नर जनरल यहाँ पर सभी केंद्रीय सरकार के जितने भी कार्य थे उनको अपने हाथ में लेकर के सरकार चलाता था। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी इसके पास आ गई थी। गवर्नर जनरल को नियम बनाने तथा उसे लागू करने की भी शक्ति प्राप्त थी। गवर्नर जनरल को नियम बनाने तथा उसे लागू करने की शक्ति भी प्राप्त थी। विधायन के क्षेत्र में उसे वीटो का अधिकार भी दिया गया था। तो ये थी भारत शासन अधिनियम 1935 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब बात करें क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन यहाँ से देखें कैसे बनेंगे। क्वेश्चन की बात करें भारत शासन अधिनियम के, तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जैसे कि गवर्नर जनरल अब और भी सर्वाधिक संपन्न राज्य स्वेच्छाधारी शक्तिधारी हो गया। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने 23 फरवरी 1938 को वर्धा में कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने कहा था कि गवर्नर जनरल अब और भी सर्वाधिकार संपन्न तथा स्वेच्छाधारी, ठीक है, स्वेच्छाचारी शक्तिधारी हो गया है। ये कहा था महात्मा गांधी ने 1938 में वर्धा सम्मेलन में, यानी कांग्रेस का जो वर्धा सम्मेलन हुआ था उसमें कहा था। ठीक है, यहाँ पर और भी बात करें, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे और बनेंगे। तो यहाँ पर आएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ तथा कितने भाग थे। तो बात करें अनुच्छेद की, मैंने लिख रखे हैं अनुच्छेद 321, अनुसूचियाँ 10, भाग 14। और ये इसको जो अनुमति कब मिली थी ब्रिटिश सरकार से? 4 अगस्त 1935 को इसको अनुमति मिली थी। नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो अवशेष शक्तियाँ जो दी गई थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल। जो अवशेष शक्तियाँ जो हमारे, ठीक है, किसको दी गई थी अवशेष शक्तियाँ? गवर्नर जनरल को। अगला कोई क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा? भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। कौन सा नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। यानी इन्होंने भारत शासन अधिनियम में इतनी बात कह दी, लेकिन भारत के लिए कोई लिखित संविधान का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया गया था। याद भी रखना इसको। आगे जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनेगा, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन इंग्लैंड में किस उद्देश्य से किया गया था। तो भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने हेतु 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, जिनमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था। तो ये कहेगा कि इनका आयोजन किसके उद्देश्य से किया गया था। तो भारत में संवैधानिक सुधार के उद्देश्य से। याद रखना इसके लिए भी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति कब प्राप्त हुई थी। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश सरकार की अनुमति कब मिली थी। तो ब्रिटिश सरकार की अनुमति मैंने लिख रखी है यहाँ पे 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सरकार की इसको अनुमति मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो पहले 1937 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो इसमें कितने प्रांतों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए थे। तो 11 प्रांतों में, 6 प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, 2 प्रांतों में इसने मिलीजुली सरकार बनाई थी। याद रखना। ठीक है, चलिए, तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935 से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, ये हमारे आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, भारतीय संविधान के निर्माण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हट बे।